हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। आने वाले सभी एग्जाम्स में ये जितने भी जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। बाघ की गुफाएं, भाजा की गुफाएं, बेडसा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है, यानी कि ये तीन जो है वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो आइए आंसर देखते हैं। तो भाजा, बेडसा ये दोनों स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं ये तीनों की तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। लेकिन जो बाघ की गुफाएं हैं ये हम लोगों का राइट आंसर है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले में, ये विंध्य पर्वत जो है उसके दक्षिणी ढलान पर नर्मदा घाटी में स्थित है। इसको खोजा कब गया था तो आपको बता दें, इसकी खोज हुई थी 1818 में। बाघ की जो गुफाएं हैं उसको खोजा गया था 1818 में। यहाँ पर मूल रूप से 9 गुफाएं थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम लोगों को सिर्फ 5 ही गुफाएं देखने को मिलती हैं, बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट, बाघ की गुफाएं। नेक्स्ट है, बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित राजवंश की अवधि के दौरान किया गया था। बादामी गुफाएं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बताना है ये हैं कहाँ पर। तो आपको बता दें, ये बादामी जो गुफा है ये कर्नाटक में स्थित है। किसके द्वारा इसकी निर्माण करवाया गया था? राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल या फिर चालुक्य। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चालुक्यों के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हम लोग का राइट आंसर है। बादामी की गुफाओं का निर्माण चालुक्यों के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बादामी गुफा भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में बादामी ऐतिहासिक नगर है, वहाँ पर स्थित एक हिंदू और जैन गुफाओं का ये परिसर है। यह भारतीय शैल कर्तित वास्तुकला का, विशेष रूप से बादामी चालुक्य वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पीसीएस में आपका पूछा है भारतीय शैल कर्तित मतलब शैल को काट करके बनाया गया वास्तुकला का मुख्य रूप से कौन सा मंदिर है, गुफा है, तो वो है बादामी की गुफा, जो कि चालुक्य वास्तुकला का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? मोती मस्जिद 2 है, एक आगरा में स्थित है और एक दिल्ली में है। इसमें से किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था शाहजहां ने। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। मोती मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने 1628 से लेकर के 1658 में करवाया है। इतना लंबा टाइम पीरियड लगा है। इसको बनने में टोटल 7 साल लगे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में आगरा किला परिसर में यह उच्चतम बिंदु पर किया गया है, मतलब ऊंचाई पर स्थित है। दिल्ली का लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण अगर जो क्वेश्चन में आए तो ये किसने करवाया था? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां ने। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर है वो हम लोग का राइट आंसर है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1659 से लेकर के 60 तक करवाया गया था। खिज्र खां ने किस वंश की शुरुआत की थी? सैयद, लोदी, खिलजी या फिर तुगलक वंश। तो खिज्र खां ये आपका जो इसका राइट आंसर होगा, खिज्र खां ने किस वंश की शुरुआत की थी? तो वो है सैयद वंश। यहाँ पर फर्स्ट आंसर जो है वो है हम लोगों का राइट आंसर। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। वह स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक और पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानता था, और यही एक ऐसा था जो कि सिया मुस्लिम से रिलेटेड था। बाकी जितने भी शासक हुए हैं वो सुन्नी धर्म मतलब सुन्नी से रिलेटेड थे। सैयद लिखें या सैयद। दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था जिसका कार्यकाल 1414 से लेकर के 1451 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य, स्वेज नहर, मृत सागर, मारियाना ट्रेंच। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगर जो आप लोग देख रहे हैं तो ये है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर के ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। आपको बताना है कौन सी पहाड़ी का? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो नागरहोल जो है ये आपका है नीलगिरी में। चौथा जो ऑप्शन है वो हम लोगों का राइट आंसर। नीलगिरी में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में यह एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह पार्क ब्रह्मगिरी पर्वत से घिरा है। चंदन और सागौन के पेड़ों से यह भरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? आर्थिक सलाहकार का कार्यालय या फिर वित्त आयोग, नीति समिति या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। यहाँ पर फोर्थ आंसर इज अ राइट आंसर। इसका मुख्यालय पूछ लेता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा क्यों होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको बताना है कि पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा क्यों होती है। पूर्वी तट के विपरीत यह तट स्थित है, या फिर पश्चिमी घाट वर्षा उत्पन्न करने वाली हवाओं को रोकते हैं। पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से अधिक चौड़ा है, या पूर्वी घाट जो है हवा की दिशा के समानांतर विस्तारित है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग गेस करिएगा कि पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर अधिक वर्षा होती है? पश्चिमी तट पर। क्यों होती है? यहाँ पे सेकेंड आंसर हम लोगों का राइट आंसर है, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है वो वर्षा उत्पन्न करने वाली हवाओं को रोकते हैं, जिससे वहाँ पर ज़्यादा वर्षा हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं और सतत हैं, मतलब लगातार हैं, वो कहीं टूटे नहीं हैं। यही कारण है कि वे पश्चिमी घाट की नमी युक्त हवाओं को रोकते हैं और अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ये नमी युक्त मानसूनी हवाओं के विपरीत भी स्थित हैं। सघन खेती से क्या तात्पर्य है? ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सघन खेती, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। श्रम के गहन उपयोग के साथ उत्पादन, यानी कि ज़्यादा श्रम के साथ उत्पादन किया जाए, या उर्वरक का ज़्यादा उपयोग के साथ उत्पादन किया जाए, या मौजूदा जो भूमि है उसका गहन उपयोग करके, मतलब मैक्सिमम उपयोग करके और उत्पादन को बढ़ाना है, या आयातित इनपुट के बड़े पैमाने पर उपयोग के द्वारा उत्पादन को बढ़ाना है। ये थोड़ा सा 2 बार रिपीट हो गया है। आयातित इनपुट के द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग के द्वारा उत्पादन को बढ़ाना है। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा, सघन खेती जब बात होती है तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर होता है कि जितनी भी भूमि है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके, मतलब कोई जगह खाली ना छोड़ी जाए, मतलब कई तरीके के फसल एक साथ उत्पाद करके वो उत्पाद को बढ़ाना है। कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद को लेना है। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन पैगोडा की भूमि कहा जाता है? म्यांमार, चीन, जापान या उत्तरी कोरिया। गोल्डन पैगोडा आप लोग देखते, मतलब मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, मंदिर होता है। यहाँ पर गोल्डन पैगोडा की भूमि किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का म्यांमार। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, इसे गोल्डन पैगोडा की भूमि कहा जाता है। सरस्वती सम्मान दिया जाता है। सरस्वती सम्मान से रिलेटेड मैंने अलग वीडियो बनाया है, जिसमें सारे सम्मानों से रिलेटेड, चाहे सरस्वती हो, व्यास हो या और कोई सम्मान। तो यहाँ पर आपको बताना है ये सम्मान किसे दिया नहीं गया है, यहाँ पे बताएं कौन देता है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आपको बताना है नीति आयोग द्वारा दिया जाता है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, या के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो सरस्वती सम्मान जो है वो दिया जाता है, फोर्थ ऑप्शन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। हाल ही में तमिल लेखक शिवाशंकरी को उनके स्मरण संग्रह सूर्यवासम के लिए 2023 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी है, आपको बताना है साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म, नृत्य या फिर संगीत के क्षेत्र में। तो व्यास सम्मान ये आपका ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, ये साहित्य से रिलेटेड है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य में। आइए इससे फैक्ट देखते हैं। भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इस पुरस्कार को
1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी कि अगर जो बात किया जाए सरस्वती सम्मान तो वो भी के बिरला, और व्यास सम्मान ये दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था और उसी के द्वारा दिया जाता है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 के व्यंग उपन्यास उन्होंने लिखा था पागलखाना के लिए 32वां जो व्यास सम्मान है। ये भी पूछ सकता है कैवां व्यास सम्मान है, तो अभी 2023 में 32वां व्यास सम्मान जीता है 2022 के लिए। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, मैसूर, मुंबई या फिर पुणे में? तो भारतीय जो फिल्म टेलीविज़न संस्थान है ये है आपका पुणे में स्थित। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको कूट्स के माध्यम से इस प्रश्न को हल करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दिया है, ये करंट से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के लेदर फुटवियर को हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके शामिल होने के बाद अब उत्तर प्रदेश के कुल 54 जीआई टैग दर्ज हो गए हैं। इनमें से कौन सा जो है वो राइट आंसर है आपको बताना है। तो इसमें से बता दें, मथुरा जिले में लेदर नहीं होता है, ये जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। लेदर के लिए अक्सर हम लोग देखते हैं कानपुर या फिर आगरा, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हम लोगों का रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं, आप प्रदेश में कुल 54 जीआई टैग हो चुके हैं, तो ये हम लोगों का राइट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। केवल 2 यहाँ पर हम लोगों का सही है, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है? जावा खाई, अलेउतियन खाई या अकाटामा खाई, तिजाड़ खाई? इन चारों में से हिंद महासागर की जो सबसे गहरी खाई है वो है आपकी जावा खाई। यहाँ पर जावा जो ट्रेंच है वो सबसे गहरा है हिंद महासागर में। ऐसे अगर जो पूरे विश्व में देखें तो प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच वो सबसे गहरा है, और वहाँ का चैलेंजर डीप है वो सबसे गहरी बिंदु है पृथ्वी की अभी तक की ज्ञात। तो यहाँ पर जो हिंद महासागर से रिलेटेड पूछा जाए तो जावा खाई। ये इसके जो कुछ फैक्ट्स हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सुंडा ट्रेंच, इसको एक नाम दिया जाता है सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच, दोनों सेम है। सुंडा ट्रेंच पूछ सकता है या फिर जावा ट्रेंच के नाम से इसको जाना जाता है। यह हिंद महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है। कितना है? तो ये 3200 किलोमीटर लंबा है। यह पॉइंट हिंद महासागर के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के उत्तर किनारे के चारों तरफ फैली खाई को प्रशांत अग्निवलय यानी कि जो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं के साथ साथ महासागरीय वलय का एक भाग भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37वें जो राष्ट्रीय खेल हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ पर आयोजित होंगे? गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, मेघालय। यहाँ पर आपको इस तरीके से पूछा है, एक साल पीछे का भी पूछा जा सकता है, यानी कि 36वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार या इसके बाद कहाँ पर आयोजित होंगे। तो इन तीनों पॉइंट को हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी जो 37वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये आपका होगा गोवा में। सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है, ये आयोजित होगा आपका गोवा में। आइए इसका फैक्ट देखते हैं। 37वां जो राष्ट्रीय खेल है ये कब से कब तक है? तो 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक कहाँ खेला जाएगा? गोवा में। 36वां जो हुआ था यानी कि इसका पिछला हुआ था गुजरात में संपन्न हुआ था। 37वां अभी हाल में गोवा में, और जो 38वां होगा ये आपका उत्तराखंड में आयोजित होगा 2024 में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में MPI, निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थाओं में से किसके सहयोग के द्वारा जारी की जाती है? यहाँ पर एक एक नाम दिया गया है, लेकिन ये 2 संस्थाएं इकट्ठे जारी करती हैं। कौन कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, या फिर विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। अच्छा, इसका कभी कभी मतलब आप अगर जो PCS का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से फुल फॉर्म ना लिख करके सीधे सीधे UNDP, IMF, ILO या फिर WFP आपको फुल फॉर्म याद रहने चाहिए। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि UNDP और OPHI के द्वारा जारी किया जाता है। OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यहाँ पर इसका फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI 2023 जारी किया जाता है। इसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट और UNDP के द्वारा 2010 से विकसित किया गया था, यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2010 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर मरुस्थल दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं, फिर इसको कूट की सहायता से हल करना है। तो आपको बताना है मरुस्थल नामिब कहाँ पर है, अटाकामा कहाँ पर है, गोबी कहाँ पर है और सहारा कहाँ पर है। तो नामिब आपका है दक्षिण अफ्रीका में। अटाकामा कहाँ पर है, तो अटाकामा आपका स्थित है दक्षिण अमेरिका में। अटाकामा जो मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका में है। गोबी कहाँ पर है, तो गोबी आपका एशिया में आता है। सहारा का बात करें तो सहारा है उत्तरी अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। आइए तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट का 2 4 1 3, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, यानी कि सी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नामिब, अच्छा इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नामिब मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन मरुस्थल है। अगर जो इस तरीके से पूछे विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल लगभग 5 मिलियन वर्ष पुराना, तो वो है नामिब। अटाकामा की बात करें तो चिली में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, अगर जो पूछे विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, तो वो है आपका अटाकामा। गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो वो है गोबी मरुस्थल। सहारा पूछे तो इसमें पूछ सकता है कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा मरुस्थल, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता, धर्मांतरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता या धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। इन चारों का में से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकारों में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा लेने की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। तो कौन सी स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, तो वो है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या नागर, द्राविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं। मतलब इसे नागर बोलते हैं, द्राविड़ और वेसर क्या किस में प्रयोग किए जाते हैं, प्रमुख भाषाओं में या 3 प्रमुख जातिगत समूहों में या संगीत घरानों में या मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियाँ। इसमें से किस में हम लोग अक्सर सुनते हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर शैली, तो ये है हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन। मंदिर निर्माण की ये 3 भारतीय शैलियाँ हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो किस पर आधारित है, नागर पे, द्रविड़ पे या फिर वेसर पे। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है करंट से रिलेटेड, तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं नागर, द्रविड़ और बेसर जो भारतीय मंदिर की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर कहाँ पर है, तो ये उत्तर भारत में प्रचलित है। आई होप आप लोग आंसर भी जान ही गए होंगे। द्रविड़ शैली का विस्तार जो है कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के बीच में हुआ है। बेसर शैली इसी नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। बेसर शैली किसको बोलते हैं, द्रविड़ और नागर शैलियों के मिश्रण को बेसर शैली बोलते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी, 10 जुलाई, 15 सितंबर या 6 अगस्त को। तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी। फर्स्ट आंसर जो है वो है राइट आंसर, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है ये 25 जनवरी को। भारत की प्राकृतिक सुंदरता को पहचानने, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय सरकार 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाती है। पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखा है, शशि थरूर ने, एस जयशंकर ने, विनय मोहन क्वात्रा ने, विजय केशव गोखले ने। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करिए। इसमें से जो होगा मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स में ये लिखा है एस जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था, अगर जो आए तो ये 22 फरवरी 2023 को बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने इसका विमोचन किया और इस पुस्तक के लेखक हैं एस जयशंकर। यह पुस्तक भारत की क्षमता, सामर्थ्य, राजनीतिक इच्छा शक्ति, तीव्रता से नाजुक बहुपक्षीय जो दुनिया है उसके नेगेटिव करने में, यानी कि उसको टैकल करने में इसकी कूटनीतिक भूमिका पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी कथन है और कूट से आपको सॉल्व करने हैं।
यह दिवस प्रतिदिन 3 मार्च को मनाया जाता है। क्या यह सही है? दूसरा पूछा है कि वर्ष 2023 में इस दिवस का मुख्य जो थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। राइट आंसर आप लोग गेस करिए। तो यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, ये सही है। और इस वर्ष का जो मुख्य थीम है वो है वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, ये सेकेंड ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे जो हम लोग का राइट आंसर होगा सी होगा, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है? मोस्ट मतलब रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट शेड्यूल है यानी कि पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या छठवीं अनुसूची। इसमें से आपको बताना है कौन सा है वो राइट आंसर है। तो जिस अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है वो है आपका छठवीं अनुसूची। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज के वीडियो का क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ क्वेश्चन अगर जो दिए जाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिखा करिए, ताकि आपको उस चीज़ से क्या होता है कि अगर जो आप कुछ लिखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में बैठी रहती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।